हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो फार्माकोग्नोसी 12 डेज चैलेंज में आज है हमारा डे 5, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करेंगे फार्माकोग्नोसी में, जो कि अब तक का मीन दैट पूरी फार्माकोग्नोसी का सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी 19 कैटेगरीज हैं। कार्मिनेटिव, लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक्स, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, इस तरीके से बहुत सारी अप्रॉक्सीमेटली 19 कैटेगरीज हैं। और उन कैटेगरीज में अप्रॉक्सीमेटली 63 यानी कि 63 ड्रग्स हैं। और हर ड्रग का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनकी थेरेपेटिक एफिकेसी, हर ड्रग के आपको पढ़नी है। सर क्या कह रहे हो, टेंशन में डालो भाई, टेंशन में नहीं डालना, इतना सब कुछ आपको पढ़ना है। बट फिक्र की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ, कुछ टिप्स ऐसे मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको बायोलॉजिकल सोर्स किस तरीके से आप याद कर सकते हो, उसकी फैमिली, उसकी ट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। 63 ड्रग्स हैं यार, कहाँ तक इंसान मतलब एक तरीके से आप मतलब याद करोगे उसे। तो उसकी एक सुपीरियर लेवल की ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, जो कि एकदम फोड़ कर आओगे आप अपने एग्जाम्स में। और उसके यूजेस, तो पूरा चैप्टर 5 आज सुपीरियर लेवल से यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ कम से कम टाइम में, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिनके जरिए से यहाँ पर मैं कंपाइल कराकर ड्रग्स को एक तरीके से मतलब मैं कवर करूंगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली देखो यहाँ पर है 63 ड्रग्स। और अगर एक ड्रग को मैंने पढ़ाने में आपको 5 मिनट भी लिए, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली यार 6 से 7 घंटे का लेक्चर वैसे ही बैठ जाएगा, ठीक है। और इतना लंबा लेक्चर हमें रिकॉर्ड करना नहीं है, और इतना लेक्चर, इतना लेंथी लेक्चर आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसी टिप्स मैं यहाँ पर आपको मतलब बताऊंगा जिस तरीके से आप पूरी फार्माकोग्नोसी के सारे ड्रग्स को आप कंप्लीट कर जाओगे। और पूरे चैप्टर 5 में जितनी कैटेगरीज हैं, सारी की सारी कैटेगरीज को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा सुपीरियर लेवल से, जिससे मतलब आप अपना बेस्ट देकर आ पाओ, ठीक है। कुछ ऐसे पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर फ्री दूंगा, जो मतलब आपके इस चैप्टर को मेमोराइज करने के लिए और इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, उस चैप्टर को ट्रिकी वे में याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के वो पीडीएफ्स हैं, वो थोड़ा सारा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, जैसे कि सबसे पहले देखो, ये देखो आप, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पीडीएफ देखो आप। इसमें जितनी भी ड्रग्स है ना, कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ड्रग है ये लैक्सेटिव, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो ड्रग्स लिखी हुई हैं, उन ड्रग्स के सिनोनियम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस, सब एक एक लाइन में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ इस टाइप के ट्रिकी पीडीएफ्स वगैरह मैं आपको दूंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, इसी तरीके से कुछ इस टाइप के मैंने यहाँ पर ये मतलब कुछ पीडीएफ्स वगैरह, कुछ ये मतलब मैंने ट्रिक्स वगैरह, जैसे लिलियसी फैमिली है, सोलेनेसी, एम्बिलीफेरी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो ये कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं फैमिलीज़ को याद करने की, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। इसी तरीके से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को किस तरीके से आपको याद करना है, उसकी ट्रिक्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, उसका पीडीएफ वगैरह सब मैं आपको दूंगा, ठीक है। हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो, यहाँ पर और भी मतलब बहुत सारे पीडीएफ्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक पीडीएफ यहाँ पर हमारा पेड रहेगा, जो कि हमेशा से पेड रहता है, ठीक है, जिसका नाम है एमडीएसपी फार्माकोग्नोसी हैंड रिटन नोट्स। जिन नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप की बुक, इवन दैट अपने कॉलेज के नोट्स, अपने टीचर के नोट्स, अपने फ्रेंड के नोट्स, अपने सीनियर के नोट्स, या कुछ भी किसी भी टाइप का मॉडल पेपर, किसी भी टाइप के नोट्स, या किसी भी टाइप के डिजिटल पीपीटीज वगैरह कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को, जो कि एमडीएसपी फार्माकोग्नोसी हैंड रिटन नोट्स हैं, कंप्लीट आपके सिलेबस पर, आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं, और कंप्लीट पूरे मतलब चैप्टर के नोट्स हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप इन नोट्स को पढ़ते हो तो आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल आपके सिलेबस पर बेस्ड नोट्स हैं। और ये पीडीएफ पेड है 49 रुपीज़ में, बाकी सारे पीडीएफ वगैरह वो मतलब फ्री है, ठीक है। तो लेक्चर को करते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट। थोड़ा सारा पहले मैं आपका रिव्यू करा देता हूँ आपके सिलेबस के बारे में, जिससे आपको ये थोड़ा सारा आइडिया हो जाएगा कि सिंपली आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। चैप्टर 5 में आपको थोड़ा सारा ये आइडिया हो जाएगा। देखो, ये है आपका चैप्टर 5, जिस तरीके से आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसमें, इस चैप्टर 5 में यहाँ पर ये बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि दिख रहा होगा आपको, लैक्सेटिव है, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, इस तरीके से 19 कैटेगरीज हैं। और हर कैटेगरी में बहुत सारे भर भर के ड्रग्स हैं, ठीक है। किसी कैटेगरी में बहुत सारे हैं तो किसी कैटेगरी में एक ही ड्रग है। अब कौन सा ड्रग किस कैटेगरी में आ रहा है ये भी याद करना है, ठीक है। दूसरी बात, उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद करना है, जैसे यहाँ पे मेंशन है, देखो, बायोलॉजिकल सोर्स हर ड्रग का, दूसरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हर ड्रग का आपको पढ़ना है, और थेरेपेटिक एफिकेसी हर ड्रग की आपको पढ़नी है, जितनी भी यहाँ पर ये ड्रग्स मेंशन हैं। यस, चाहे सैना हो, डिजिटेलिस हो, अर्जुना हो, नटमैग हो, ब्लैक कैटेचू हो, बेलाडोना हो, कोई सी भी ड्रग हो, और जितनी भी यहाँ पर ये कैटेगरीज दे रखी हैं, सारी की सारी कैटेगरीज की डेफिनेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर आपको हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर क्विकली एकदम से थोड़ा सारा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। देखो,
यहाँ पर आपको पढ़ना है लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, जीआई रेगुलेटर्स, एस्ट्रिंजेंट, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टेशिव, एंटी रूमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक्स, डायूरेटिक्स, डायसेंट्रिक्स, एंटी डिसेंट्रिक्स, एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी मलेरियस, ऑक्सीटोसिक, विटामिन, एंजाइम्स, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है यहाँ पर भाई फार्मास्यूटिकल एड्स और मिसलेनियस, ये कैटेगरीज, इनकी डेफिनेशन, और इन कैटेगरीज में जो जो ड्रग्स आ रही हैं जो कि 63 ड्रग्स हैं, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना है सुपीरियर लेवल से। ठीक है, चैप्टर को करना है भाई स्टार्ट। पहली कैटेगरी है, पहली जो आपकी यहाँ पर कैटेगरी है वो है कैटेगरी नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है लैक्सेटिव। ठीक है, लैक्सेटिव। देखो लैक्सेटिव क्या होते हैं, लैक्सेटिव क्या होती हैं? लैक्सेटिव सिंपली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के इलाज के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके डिटेल लेक्चर मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं, इस चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे पूरी प्लेलिस्ट फार्माकोग्नोसी की, और एक दूसरा चैनल है उम्मत एकेडमी एमडीएस फार्मेसी, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर आप उसे बेसिकली इसी चैनल पर आप उसे देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट है वो। यहाँ पर मैं एकदम क्विकली सारा कुछ एकदम कंप्लीट करूँगा, क्योंकि अगर एक ड्रग को भी मैंने अगर देखो 5 मिनट भी अगर दिया ना तो 6 से 7 घंटे का लेक्चर तो वैसे बैठ जाएगा, जो कि इतना लंबा आपको ना तो पढ़ना है ना मुझे आपको इतना लंबा पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्विकली सारे ड्रग्स को कंपाइल कराकर ट्रिक्स वगैरह टिप्स वगैरह सारा कुछ बताकर कम से कम टाइम में यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहली कैटेगरी है आपकी यहाँ पर लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मैंने आपको बता दिया भाई ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कब्ज के इलाज के लिए यानी कि कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैक्सेटिव लैटिन वर्ड लैक्सेर से लिया गया है, जिसका मतलब है टू लूजन यानी कि किसी चीज़ को लूज कर देना, ढीला कर देना। ठीक है, जिससे वो इजीली पास आउट हो पाए। लैक्सेटिव्स आर दी सब्सटेंसेस, लैक्सेटिव ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट लूज स्टूल्स एंड इंक्रीज द बूवल मूवमेंट, जो कि स्टूल्स को लूज करने का काम करते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे सर स्टूल्स क्या होते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में फेकल मैटर, फेसिस, वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटा आप बोल सकते हो, या और अगर कुछ स्टूडेंट्स समझ अगर नहीं पा रहे हो अभी तक भी तो आप भाई उसे पॉटी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको बेसिकली अगर कब्ज़ में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी ज़्यादा स्टूल जो होते हैं और जो मतलब फेसिस होता है काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब बूवल मोमेंट जो होते हैं ना, मतलब वो उसको इंक्रीज कर इसको और थोड़ा लूज कर फेकल मैटर को एक तरीके से उसको एक्सक्रीट आउट कराया जाता है। इन ड्रग्स का ये काम होता है लैक्सेटिव्स का। ठीक है, तो दीज सब्सटेंसेस आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और लैक्सेटिव जो सब्सटेंस हैं ये कॉन्स्टिपेशन के इलाज के लिए और उससे होने से बचने के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है। द सब्सटेंसेस विच प्रमोट द डेफिकेशन आर नोन एज लैक्सेटिव। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि प्रमोट करते हैं डेफिकेशन को, डेफिकेशन यानी कि आप समझ गए, यानी कि टॉयलेट आने या पॉटी आने वाली जो एक प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डेफिकेशन। तो पॉटी लाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाई होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या? लैक्सेटिव्स। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 ड्रग्स आपको पढ़नी है, जिसमें एलॉय, ठीक है, दूसरा है यहाँ पर आपका भाई कैस्टर ऑयल, ठीक है, तीसरा है आपका स्फेगुला, और चौथा है आपका सैना। ठीक है, 4 ड्रग्स आपकी पढ़नी है। अब इनको मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, इस वाली PDF की तरफ। ठीक, तो ये जो PDF है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। एक ड्रग यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो PDF है ना ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये वाला PDF ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें जो र्यूबाब ड्रग है ना ये आपको नहीं पढ़नी, बाकी जो 4 ड्रग्स हैं आपको पढ़नी है। एलोय, एलोय का सिनोनियम, ये आपको सिनोनियम जो है किसी के भी नहीं पढ़ने, आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और थेरेपेटिक एफिकेसी, ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनली पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं आपको अब बता रहा हूँ भाई एलोय। सबसे पहले एलोय क्या होता है? एलोवेरा, घी कुआर जिसको बोलते हैं, आम घरों में पाया जाता है। ड्राई जूस होता है लीव का। ठीक है, कौन से प्लांट के? एलोय बार्बेंडेंसिस मेल, फैमिली है इसकी लिलिएसी। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर बार्बोलिन, एलोय इमोडिन, ठीक है, रेजिन, सिनेमिक एसिड, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूज़ क्या है इसका? इरिटेंट, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेन वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और इसी तरीके से भाई ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? कॉन्स्टिपेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये 4 ड्रग्स हैं, ठीक है, इन चारों ड्रग का एक यूज़ होगा। ठीक है, देखो मैं उन्हीं नोट्स पर आपको लेकर जा रहा हूँ जो हमारे ऑफिशियल नोट्स हैं। यस, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझने की कोशिश करो बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। रटोगे ना तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, वहाँ पर जाकर आप भूल जाओगे और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी बिला वजह में। ठीक है, तो अगर समझ कर जाओगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में हिंदी में उसको ईजिली अपनी भाषा में उसको लिख देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी समझ से इंग्लिश में उसको बेसिकली लिख देंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से आपको समझ लेना है।
आप समझना आपको यह है, देखो हमारी कैटेगरी नंबर फर्स्ट जो है वो है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव में है भाई 4 ड्रग्स। लैक्सेटिव का काम क्या है? कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना। तो मीन्स दैट जो ड्रग्स लैक्सेटिव कैटेगरी में आ रही हैं उन चारों ड्रग्स का काम क्या होगा? उन चारों ड्रग्स का काम सर यही होगा, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में, कब्ज के इलाज के लिए उसका यूज़ किया जा रहा। सिंपल सी बात है ना, इतना कॉमन सेंस आपको दोस्त मेरे भाई लगाना पड़ेगा। और थोड़ा सारा बस ये ध्यान में रखना कौन सी ड्रग किस कैटेगरी में आपको आ रही है, ठीक है। ये 1-2 बार रिवाइज कर लोगे ना, इतना हार्ड नहीं है। 1-2 बार रिवाइज कर लोगे आसानी से सारा कुछ एकदम माइंड में बैठ जाएगा। हाँ यार, पार्टिकुलर ड्रग इस कैटेगरी में आ रही है, उस कैटेगरी में जो ड्रग आई ना तो आपको पता चल जाएगा। सारी वो ड्रग्स में आप लिख दोगे भाई इट इज़ यूज एज अ लैक्सेटिव, इट इज़ यूज टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये सारा कुछ और कुछ आपको अपनी स्किल्स का यूज़ करना है। जैसे मान लो यहाँ पर पहली ड्रग है एलोए। एलोए बोलते हैं हम घीकुआर को, एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा आपको पता है कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है, फेस वॉश बनाए जाते हैं, जेल्स बनाए जाते हैं, क्रीम्स वगैरह इसके बनाई जाती हैं और भी बहुत कुछ। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो कि सर ये भाई मतलब कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक मतलब एलोवेरा जेल वगैरह या फेस वॉश वगैरह ये सारा कुछ, ठीक है। और दूसरा ये सारा कुछ तो आपको उसमें लिखना ही है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह बता देता हूँ इसकी फैमिली याद करने की। बायोलॉजिकल सोर्स वगैरह तो आपको आसानी से भी मैं और इसकी ट्रिक बता दूंगा, थोड़ा सारा बस खाली उसे ध्यान में रखना है। हर ड्रग की आपको क्या याद करनी है? फैमिली याद करनी है। फैमिली याद करने के लिए यहाँ पर जो ट्री की PDF मेरे पास है जो कि मैंने प्रिपेयर किया है, ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। और इसके लिए मैंने एक वीडियो और डाली है, मीन्स दैट 2 वीडियोज़ अप्रॉक्सीमेटली मैं डाल चुका हूँ अभी तक ट्री की वीडियोज़ फार्माकोग्नोसी की। तो उन ट्री की वीडियोज़ का लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जितने भी ड्रग्स हैं इनको आपको एक्चुअल में याद कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पर एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि एक ट्री की वीडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मतलब सारी जितनी भी ड्रग्स हैं ना 63 ड्रग्स, इनकी फैमिली को याद करने के लिए, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इनके यूजेस वगैरह को याद करने के लिए, बायोलॉजिकल सोर्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझ लो और उसके बाद में फिर आगे का पोर्शन आप देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है, यू कैन सी दैट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDS फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको मिलेंगे कुछ इस टाइप के फ्री PDF नोट्स जिसके ज़रिए आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने एग्जाम्स में और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी के साथ साथ में आपको मिलने वाले हैं कुछ इस तरीके की फ्री PDFs, ठीक है, ट्री की PDFs जिनके ज़रिए हम फार्माकोग्नोसी की जितनी ड्रग्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपको मिलने वाले हैं कुछ इस टाइप के फ्री PDFs जिनके ज़रिए आप अपना रिवीजन में अपना खूब ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, और अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने एग्जाम्स में। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से PDFs काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और सिर्फ यही PDF नहीं, और भी बहुत सारी PDF है जिनका डिस्कशन हम वीडियो के बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके ज़रिए आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने फार्माकोग्नोसी के एग्जाम में, ओके। तो सबसे पहले देखिए हम आपका देखते हैं सिलेबस कि आपके सिलेबस में कितनी ड्रग्स हैं, ठीक है। तो अगर आपका चैप्टर 5 हम देखें तो चैप्टर 5 में आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स 63 हैं, ठीक है। कितनी ड्रग्स हैं? 63 ड्रग्स हैं। और हर ड्रग का आपको क्या क्या पढ़ना है? बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने हैं उसकी, और थेरेपेटिक एफिकेसी पढ़नी है आपको हर ड्रग की, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ड्रग कितने हैं? 63, 63 ड्रग हैं। अब बात आती है कि इतनी बहुत सारी ड्रग्स को याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, यानी कि इतनी बहुत सारी ड्रग्स, 63 ड्रग्स का हर ड्रग का हमें बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इसी के साथ साथ में थेरेपेटिक एफिकेसी यूजेस वगैरह याद करने हैं, ठीक है। तो इन्हीं को याद करने के लिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जो आपके यहाँ पर बात है किसी भी ड्रग की, वो क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स, ठीक है। ये फैमिली भी बायोलॉजिकल सोर्स में ही आ जाती है, ठीक है। तो किसी भी ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स लिखने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ उसका बॉटैनिकल नेम याद रखना है, ठीक है। बॉटैनिकल नेम आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक तरीके से कंपलसरी है। अगर आपको बॉटैनिकल नेम याद है तो आप उसका बायोलॉजिकल सोर्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको बॉटैनिकल नेम याद है तो आप उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी लिख सकते हैं। अगर आपको उसका बॉटैनिकल नेम नहीं याद तो फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आप उसके नहीं लिख सकते, ठीक है। तो बॉटैनिकल नेम सिर्फ आपको याद करना है और इतना तो आपको करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी हलवा तो है नहीं बिल्कुल ही कि चम्मच उठाओ और खा लो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वास्ट इसका सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे इसमें ड्रग्स हैं, ठीक है। तो हलवा चम्मच मैं दे दूंगा आपको, बाकी खाना आपको
खुद है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स याद करने के लिए आपको क्या करना है, बॉटैनिकल नेम याद करना है और क्या करना है कि सिर्फ आपको रिमेंबर करना है ड्रग को, यानी कि अपने ध्यान में रखना है कि हमें ड्रग का क्या पार्ट यूज़ करना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ में ड्रग को इमेजिन करना, आपको इमेजिन मतलब अपने ब्रेन में साइनेप्स जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ड्रग है आपका, फॉर एग्जांपल टी लीव्स हैं, ठीक है, टी लीव्स हैं, तो हमें पता है कि भाई टी लीव्स में क्या चीज़ आ रही है, लीव्स आ रही हैं, ठीक है। तो मेनली जो ड्रग के तौर पर क्या पार्ट यूज़ किया जाएगा, प्लांट का पत्ती यूज़ की जाएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो है हमें इस प्लांट की पत्तियों से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो बॉटैनिकल नेम याद होना चाहिए और ड्रग को इमेजिन कर आपको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर एक ड्रग है हमारे पास, शार्क लिवर ऑयल, ओके, शार्क लिवर ऑयल, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, यहाँ पर ऑयल हमें क्लियर लिखा हुआ दिख रहा है, यानी कि जाहिर बात है कि जो ड्रग के तौर पर क्या यूज़ किया जा रहा है, ऑयल यूज़ किया जा रहा है, तेल यूज़ किया जा रहा है। तो शार्क लिवर ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रेश लिवर और केयरफुली प्रिजर्व्ड लिवर्स, ठीक है, ऑफ हिप्पोप्रॉन ब्रीवेस्ट्राइस, ठीक है। ये क्या है, जूलॉजिकल नेम है शार्क का, ठीक है, जो शार्क फिश है, ठीक है। तो ये आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। इसी के साथ में अगर हम दूसरे कोई ड्रग देखें जैसे कि है पपाया, ठीक है। तो पपाया क्या हमें पता है भाई, पपीता मेनली फ्रूट होता, तो ड्रग के तौर पर यहाँ पर फ्रूट यूज़ होगा। पपाया कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स जो है कंसिस्ट करता है ऑफ करिका पपाया लिन, ठीक है। तो करिका पपाया लिन ये क्या है, इसका बॉटैनिकल नेम है, जो कि आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके ज़रिए हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी ट्रिक्स को डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो ये था इसमें बायोलॉजिकल सोर्स को किस तरीके से हमें याद करना है कि आपको ड्रग को इमेजिन करना। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी सीड्स, तो सीड्स का आगे ही लिखा हुआ आपको दिख रहा है कि भाई बीज की बात हो रही, ठीक है। तो सीड के तौर पर पार्ट के तौर पर क्या यूज़ किया जाएगा, क्या पार्ट यूज़ किया जाएगा, सीड यूज़ किया जाएगा ड्रग के तौर पर, ठीक है। नीम की क्या यूज़ की जाती है, मेनली पत्ती यूज़ की जाती है, नीम के पत्ते, ठीक है, ड्रग के तौर पर। पपीता फ्रूट होता है, मेनली फ्रूट के तौर पर यूज़ किया जाता है। कैस्टर ऑयल, तो ऑयल यहाँ पर जाहिर बात है तो भाई ऑयल ही यूज़ होगा। टी लीव्स, तो लीव्स यहाँ पर पहले लिखा हुआ है तो लीव्स यूज़ होंगी। कॉफ़ी सीड्स, तो सीड्स यहाँ पर पहले लिखा है तो सीड यूज़ होगा, ठीक है। जिंजर हमें पता है भाई राइजोम होता है, तो राइजोम हमें लिख देना है और उसके बाद में बॉटैनिकल नेम हमारा उसका याद होना चाहिए, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इसको कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है फैमिली, ठीक है। अब बहुत सारे ड्रग्स हैं, इनकी फैमिली को हमें किस तरीके से याद करना है। तो यहाँ पर आपकी जो सबसे फर्स्ट फैमिली है वो क्या है, लिलिएसी फैमिली, ठीक है। कौन सी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, शतावरी, एलॉय, गार्लिक, इंडियन कॉलकाइगम, ठीक है। इस ट्रिक को याद करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, ठीक है। क्या है, लिली किसी की सगी नहीं, ठीक है। तो लिली से आपको ध्यान आ जाएगा लिलिएसी, सगी से एस फॉर शतावरी, ए फॉर एलॉय, जी फॉर गार्लिक, आई फॉर इंडियन कॉलकाइगम, ठीक है। तो एक लाइन याद करें और ये ड्रग आपके उसमें आ जाएंगे और इसको आपको अपने ब्रेन में साइनेप्स बना लेना है, माइंड मैप बना लेना है और अपनी मेमोरी को जनरेट कर लेना है, ठीक है, ब्रेन की। नेक्स्ट हमारी इसमें जो ड्रग है वो है एम्बेलिफेरियसी, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, कौरी अफवाह मत फैला, आजा अम्ब्रेला के नीचे, ठीक है। तो कौरी अफवाह मत फैला, आजा अम्ब्रेला के नीचे। अम्ब्रेला से आ जाएगा आपको ध्यान में एम्बेलिफेरियसी फैमिली, कौरी से आ गया आपका कोरिएंडर, अफवाह से आएगा एसाफोइटिडा, फैला से आ गया फैनल और आजा से आ गया आपका अजवान, ठीक है। तो ये चार ड्रग किस में आ गई, एम्बेलिफेरियसी फैमिली में आ गई। नेक्स्ट हमारी इसमें ड्रग है जो फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसी फैमिली है। इसकी ट्रिक क्या है, ऐश्वर्या और बेला को एसटीडी होने से सोलनपुर में हाय तौबा मच गई। सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है और सोलेनेसी फैमिली की जो ड्रग्स हैं वो आपको हो जाएंगी याद, ठीक है। तो ऐश्वर्या से क्या आ गया, अश्वगंधा, बेला से आ गया बेलाडोना, ठीक है। एस से एसटीडी से एस फॉर स्टार्च, टी फॉर टोबैको एंड डी फॉर डटूरा, ठीक है। होने से सोलनपुर से आ जाएगा आपको ध्यान में सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। हाय तौबा मच गई, हाय तौबा से आ गया आपका हायोसाइमस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इसमें फैमिली है लेगुमिनेसी फैमिली। इसकी क्या ट्रिक है, सैना और अर्चना ने पेट्रोल कार में भरवाकर ब्लैक मार्केट गई, वहाँ उन्होंने अकेशिया ग्वारगम और ट्रेजगन तुलवाया और लेग मारकर चली गई, ठीक है। लेग से आपको ध्यान आ जाएगा लेगुमिनेसी फैमिली, क्या, लेगुमिनेसी फैमिली। सैना ड्रग आ गई, अर्चना से आ गया एरेचिस ऑयल, पेट्रोल कार से आ गया आपका पेट्रोकार्पस ड्रग, ठीक है। ब्लैक मार्केट से आ गया आपका ब्लैक कैटेचू, ठीक है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर ये तीन ड्रग्स ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं, अगेशिया ग्वारगम ट्रेजगन। 2-3 बार आप इसको लाइन को रिपीट कर लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। और लैग मारकर चली गई, ठीक है, अकेशिया ट्रेजगन ग्वारगम। और तुलवाया से यहाँ पर जो है तुलवाया, इससे आ गया आपका टोलू, ठीक है। तो ये ड्रग्स यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। क्या, अर्चना से अरेचिस ऑयल, पेट्रोल कार से पेट्रोकार्पस, तुलवाया से टोलू, ब्लैक मार्केट से ब्लैक कैटेचू, अकेशिया से अकेशिया, ये तो वही ड्रग आ गई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारी इसमें जो फैमिली है वो क्या है, जिंजिबरेसी फैमिली है, जिंजिबरेसी फैमिली, ठीक है। तो इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, जिगी ने कार टर्न की, जिगी ने
कार टर्न की, ठीक है। तो जिगी से आ गया आपका जिंजर, कार से आ गया आपका कार्डामोम एंड कुरकुमा, ठीक है, एंड टर्न से आ गया आपका टर्मरिक, ठीक है। और जिगी से आप ध्यान में रखते हैं कि भाई जिंजिबरेसी फैमिली की बात हो रही है, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, अलग अलग। मिर्टियेसी फैमिली नटमैग की है, माइरिटिस फैमिली, मिर्टियेसी फैमिली क्लू, स्क्लोफेसी डिजिटैलिस की, एपोसाइनेसी विनकर ऑफोलिया। तो एक बार कुछ आप जो है कई बार रिपीट करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी यहाँ पर हमें किस तरीके से फैमिली को याद करना है। और ये जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसके भी आपको पीडीएफ का, इसका भी पीडीएफ, ठीक है, और ये जो ट्रिक्स हैं, ठीक है, इसके भी पीडीएफ, और इसी के साथ साथ में ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिसका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि भाई ट्रिकी वीडियो में जो पीडीएफ्स हैं वो हमें चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको अब दे दूंगा, ठीक। और इसी के साथ साथ में और जो टैबलेट में अभी पीडीएफ दिखाए गए थे उनके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। किसी भी ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बेस पर ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस होता है, यानी कि जिस टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग में प्रेजेंट होंगे उसी टाइप का फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो प्रोड्यूस करेगा। अब किसी भी ड्रग का मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई आपको बॉटैनिकल नेम याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं डिजिटैलिस परपूरिया। डिजिटैलिस का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? डिजिटैलिस परपूरिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पर ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ड्रग है अश्वगंधा, ठीक है। तो अश्वगंधा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, बोटानिकल नेम क्या है इसमें? विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा, ठीक है। तो आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये इसका सोर्स याद है, ठीक है, बोटानिकल नेम अगर आपको याद है तो आप इजीली ड्रग की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लिख सकते हैं ट्रिक्स के ज़रिए। लेकिन ये जो ट्रिक्स हैं ये आप बिल्कुल एंड टाइम पर यूज़ करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस इन ट्रिक्स पर ही डिपेंड हो जाओ और अपना कुछ वो नहीं करें, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रग का हमें क्या लर्न करना है? बायोलॉजिकल सोर्स, दैट इज बोटानिकल नेम आपको याद करना है, प्लस सफिक्स। कुछ सफिक्स हैं जैसे कि आइन, आइनिन, आइडीन, ओन, ओल, एक साइट, एसिड, ठीक है। ये कुछ सफिक्स हैं, ये आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बोटानिकल नेम याद कर लेंगे और उसका आगे आप सफिक्स लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने बात करी थी भाई ड्रग है अश्वगंधा, ठीक है। तो अश्वगंधा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है? विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा, ठीक है। तो विथेनिया सोमनीफेरा इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ से विथेनिया से क्या ले लिया? हमने यहाँ से इसका ले लिया सिर्फ विथेन, ठीक है। अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स विथेनिया सोमनीफेरा, प्लस हमने इसका आगे सफिक्स ऐड कर दिए तो हमें मिल गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो विथेनिया का हमने यहाँ पे क्या ले लिया? विथेन ले लिया यहाँ तक, ठीक है। और इसका आगे आइन लगा दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? विथेनीन, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ से विथेन लिया, आयनीन यहाँ से लगा दिया सफिक्स, क्या बन गया? विथेनीन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा यहाँ पर बन गया, ठीक है। इसी के साथ साथ में फिर हमने विथेन लिया, आइडीन यहाँ से लगा दिया, विथेनिडीन, विथेन यहाँ से लिया, ओन यहाँ से लगा दिया, विथेनोन, विथेनॉल, विथेनिक एसिड, विथेनिसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बन गए, ठीक है। एंड सेम एज सोमनीफेरा। और जो नेक्स्ट इसका हमारा पार्ट है वो क्या है? विथेनिया के तो आ गए सोमनीफेरा। इसी तरीके से सोमनीफेरा के बन जाएंगे भाई सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिनीन, सोमनीफेरिडीन, सोमनीफेरॉन, सोमनीफेरॉल, सोमनीफेरिनिक एसिड, सोमनीफेरेसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएंगे? इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे। लेकिन हर ड्रग पर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कुछ ड्रग्स पर ये काम नहीं करेगा। तो आप मेनली क्या करें कि बेहतर बात तो यह है, और हर ड्रग में आप इसको यूज़ भी नहीं करना, क्योंकि एग्जामिनर पहचान जाएगा कि भाई इसमें तो हर ड्रग में इसने ये जो है सारे सफिक्स यूज़ कर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना दिए, ठीक है। याद करें बढ़िया करके। कुछ पीडीएफ्स वगैरह हैं जो कि मैं आपको दूंगा, जैसे कि दिखा देता हूँ मैं आपको कौन कौन से पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। कहाँ गया भाई? यहाँ पर हर ड्रग देखिए आ रहा है, जैसे कि क्लो है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इसकी फैमिली, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा एडवांस पढ़ना है तो उसके बेस पर भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और हमारे एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पीडीएफ है ये वाला। ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर एक लाइन में क्या लिखी हुई? सब चीज़ें एक तरीके से 3-4 लाइन में, 4 लाइनों में सब पूरा ड्रग लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि है टर्मरिक, ठीक है। तो इसका बोटानिकल नेम एक लाइन में, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश ड्राई राइजोम्स ऑफ द प्लांट कुरकुमा लॉन्गा, फैमिली जिंजिबरेसी इसकी, ठीक है।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 याद कर लो मेनली, कुरकुमिन, वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो कितने ईजी हैं एकदम। यूजेस के क्या है भाई, थेरेपेटिक एफिकेसी क्या है, एंटीसेप्टिक के तौर पर, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर, स्पाइस कलरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नीम का आ गया इसी तरीके से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आज़ादी, रचिन, सेलेनिन, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको याद करना है। तो 4 लाइन में जो है ये ड्रग लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर थोड़ा और हम ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी अभी ड्रग्स ही चल रही हैं, ठीक है। आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इन्हें पढ़ना है, ठीक। एक देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, जहाँ पर फैमिली लिखी हुआ है, पार्टिकुलर फैमिली के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। जैसे कि एपोसाइनेसी फैमिली है, तो एपोसाइनेसी फैमिली में कौन कौन से ड्रग्स हैं, 2 ड्रग्स हैं, रोवोल्फिया, विनका, यानी कि रोवोल्फिया, विनका, इन दोनों की फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी है। और इसका जो ड्रग है ये इनकी कैटेगरी किस में है, यानी कि इसके यूजेस, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, ये दोनों ड्रग्स आ जाएं, ये तीनों फंक्शन आपके इसके लिख देने, ठीक है। और इसको डिफाइन भी कर देना उसमें थेरेपेटिक एफिकेसी में कि भाई एंटी हाइपरटेंसिव ये होते हैं वो ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एंटी कैंसर वो होते हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। इसी तरीके से एक जैसे कि फैमिली है लेगुमिनेसी फैमिली में कितने सारे ड्रग हैं, सैना है, लिक्वेराइस है, कटैचू है, टोलुबाल्सम है, टेरोकार्पस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी किस्में हैं, लेगुमिनेसी में हैं। और इनके सबके फंक्शन क्या हैं, ये सारे इनके फंक्शंस हैं। सैना का भी यही फंक्शन है, यूजेस, सैना का भी ये यूज़ है, लिक्वेराइस का भी ये यूजेस हैं, कटैचू के भी ये यूजेस हैं, टोलुबाल्सम के भी यही यूजेस हैं, टेरोकार्पस के भी यही यूजेस हैं। यानी कि इन सारी ड्रग्स में से कोई सा भी ड्रग आ जाए, सब में आपको ये यूजेस छाप देने हैं, ठीक है। और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आप उसमें कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी कॉपी भरनी है तो, ठीक है। यानी कि लेक्सेटिव को थोड़ा सा डिफाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कटैचू आ गया, ठीक है, तो कटैचू में आप लिख दें इट इज़ यूज एज ए लेक्सेटिव, ठीक है। और उसके बाद में इट इज़ यूज एज ए एस्ट्रिंजेंट, 2-3 लाइनें छोड़कर इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। एक फैमिली जैसे कि आपकी आ गई मिर्टिएसी, इसमें क्लोव है, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDFs हैं जो कि आपको मिलने वाले एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई हमारी फार्माकोग्नोसी, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक शॉर्ट नोट्स ये हैं फार्माकोग्नोसी के, इनके बारे में तो हमने बात कर ही ली है, ठीक है। ये थोड़ा सारा एडवांस में है, अलग अलग यहाँ पर उसमें तो क्या था कि 4 लाइनों में पूरा ड्रग था, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको मिलेगा, ठीक है। एक PDF हमारे पास ये है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, साइनोनियम्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कट कर दिए गए हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके साइनोनियम नहीं है, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली लिखी हुई है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि बिल्कुल एक झलक में, ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDFs हैं। और यूजेस वगैरह सब हर रखे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और उसकी डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं कि भाई कार्मिनेटिव, इसकी डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं वो आ गई, उनकी फैमिली क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, उनके यूजेस क्या हैं, थेरेपेटिक एफिकेसी उनकी क्या है, ठीक है। और एक आध PDF और था जो मैंने निकाला था आपके लिए, एक PDF यह है एंजाइम्स चार्ट का, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ओके। अब हर चीज़ को मैं एक एक करके डिस्कशन यहाँ पर इसको नहीं करूँगा। फॉर एग्जांपल एक ड्रग हम ये ले लेते हैं रियोबार्ब, ठीक है। तो यहाँ पर रियोबार्ब, इसके नीचे क्या आ गया, इसके यहाँ पर इसके साइनोनियम्स आ गए, फिर बायोलॉजिकल सोर्स आ गया, फैमिली आ गई, ठीक है, और कुछ यहाँ पर क्या आ गया, इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि एलोई, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ गए, यूजेस के आ गए, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारे के सारे PDF आपको मिल जाएंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, मैसेज करना है मुझे, किस पर, व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। या आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर तो PDF सेंड हो जाता, इंस्टाग्राम पर PDF सेंड नहीं होता है तो लिंक के फॉर्म में, तो बेहतर है कि आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, ओके। अब बात आती है थेरेपेटिक एफिकेसी की। किसी भी ड्रग की हमें थेरेपेटिक एफिकेसी किस तरीके से याद करनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप मुझे बताइए कि जैसे कि ये ले लेते हैं हम, ठीक है, कार्मिनेटिव्स एंड GI रेगुलेटर्स, ठीक। तो कार्मिनेटिव्स GI रेगुलेटर्स में अगर ड्रग आ गई वहाँ पर एग्जाम में ब्लैक पेपर, ठीक है, और आपको ध्यान में है कि भाई ब्लैक पेपर किस कैटेगरी में है, ब्लैक पेपर जो है किस कैटेगरी में है, कार्मिनेटिव एंड GI रेगुलेटर्स वाली कैटेगरी में है, आपको ये याद है, और ये याद करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई कौन सी ड्रग हमारी किस कैटेगरी में आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, रिमेंबर कैटेगरी ऑफ ड्रग
राइट यूजेस ऑफ ड्रग विद रिमेंबरिंग कैटेगरी। ठीक है, आपको कैटेगरी को ध्यान में रखना है और कैटेगरी को ध्यान में रखते के साथ ही आप इसके यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पेपर आ गया, तो ब्लैक पेपर किस कैटेगरी में है, कार्बोनेटिव कैटेगरी में है, दैट इज इसका फंक्शन भी कार्बोनेटिव ही होगा। आपको सबसे पहले लिखना है इट इज़ यूज एज अ कार्बोनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। ठीक है, और थोड़ा सारा पेज भरने के लिए, कॉपी भरने के लिए आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी कि भाई इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज एपिटाइट, के भाई कार्बोनेटिव वो होती हैं जो कि एपिटाइट को, भूख को जो है एनहेंस करती हैं, इंक्रीज करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, रेगुलेट कर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रेशंस को। ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस के। तो ये क्या लिख देना, आपको पूरी डेफिनेशन छाप देनी है। ठीक, इसी तरीके से जैसे कि एक यहाँ पर है फॉर एग्जांपल सैना ड्रग आ गई। ठीक है, सैना, अब आपको ध्यान में कि भाई सैना किस कैटेगरी में है, लैक्सेटिव कैटेगरी में। तो आपको सबसे पहले लाइन लिख देनी है इट इज़ यूज एज अ लैक्सेटिव, इट इज़ यूज एज अ परजेटिव। ठीक है, और यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई सैना इज़ यूज्ड टू इंक्रीज बॉवेल मूवमेंट्स। ठीक है, या यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कि भाई लैक्सेटिव के यूज़ क्या होती हैं कि ये बॉवेल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के ट्रीटमेंट में, उसके इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, या कब्ज़ से होने से बचने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ड्रग्स कोई से भी आ जाएँ। ठीक है, र्यूबार्ब तो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, काट दिया गया है। ठीक है, तो मेनली 4 ड्रग हैं, कोई से भी ड्रग आ जाए सब में आपको यही लिख देना है, यही छाप कर आना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्किंग करो और अपना बेस्ट देकर आओ अपने एग्जाम। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो मैंने आपको फैमिली की ट्रिक बता दी और एक मैंने बता दी आपको यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की ट्रिक। ठीक है, इसको आप समझ लेना क्या क्या है। देखो जैसे ओन है, ON, ठीक है, ओल है, आइनिन है, आइनिडीन है, आइनिक एसिड है, ये सारा कुछ अगर आप उसके बायोलॉजिकल सोर्स के नाम के मतलब अगर 2 से आ रहा तो ऐसे लगा दोगे ना तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम आ रहे हैं अपने मेन मुद्दे पर। कहाँ गया हमारा ड्रग, ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा भाई ड्रग एलोई। ठीक है, एलोई। अब इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी आपको कैसे याद करनी है, मैंने वही आपको ट्रिक बताई थी कि ये जो ड्रग है किस कैटेगरी में आ रही है। आपको पता है यार सर एलोई जो ड्रग है ना वो लैक्सेटिव कैटेगरी में आ रही है, तब आप क्या लिख सकते हो भाई, इट इज़ यूज एज अ लैक्सेटिव, या लैक्सेटिव का दूसरा नाम परजेटिव भी आप कह सकते हो। ठीक है, इट इज़ यूज एन इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स के तौर पे जैसे कि जेल्स में, क्रीम्स में, लोशंस में इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, फेस वॉश वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एन ऑइंटमेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एलोई जेल का। ठीक है, बर्न्स के लिए। ठीक है, जलन वगैरह अगर कहीं पर कुछ घाव वगैरह है, जल वगैरह गया तो उसके लिए, स्किन इरिटेशन में इसका यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पर देखो डिटेल में तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, मैं वहीं पर ही आपको उसी PDF पर लेकर जा रहा हूँ जो कि हमारे ट्री की PDF था, ये रहा। ठीक है, कैस्टर ऑयल है दूसरा ड्रग। कैस्टर ऑयल में बेसिकली ऑयलियम रिसिडी, ये मतलब यार देखो यहाँ पर समझाऊँ मैं आपको क्या। ठीक है, सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आपको समझा नहीं सकता, यूजेस वगैरह में आपको क्या समझाऊंगा। जो बेसिकली जो यूज़ कैटेगरी का जो डेफिनेशन है वो इसका यूज़ हो गया, सिंपल सी बात है, तो यूज़ की टेंशन ख़त्म। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स में मैं आपको क्या समझाऊंगा, आपको पता ही है बेसिकली उसकी फैमिली वगैरह। तो इसमें मतलब कुछ समझाने वाले इसमें कुछ है नहीं। मोस्टली जो पार्ट है ना वो ज़्यादातर याद करने वाला है, और याद आपको करना है समझ कर। ठीक है, कुछ ट्रिक्स वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह इससे मतलब इसकी मदद से आप याद कर सकते हो। और दूसरी बात कि इसकी जो डिटेल वीडियो है वो ट्रिकी वीडियो, वो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में लिख रखी हैं, जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में आइनिन, ओल, ओन। ठीक है, ये सारी चीज़ें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, फैमिली की। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब मैंने एकदम डिटेल में लिख रखी हैं, इवन दैट सिनोनिम्स वगैरह तक के। तो उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर सिंपल सी बस आपको मैं जल्दी जल्दी जो मतलब एक तरीके से कैटेगरीज हैं उनकी डेफिनेशन बताकर चैप्टर को कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड। ठीक है, आप समझो, देखो लैक्सेटिव हमने पढ़ लिया। दूसरा जो हमारी यहाँ पर कैटेगरी है ना वो है क्या भाई, कार्डियोटॉनिक। ठीक है, कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक दूसरी कैटेगरी है। कार्डियो याद आ रहा है ना, जिम में जाकर करते हैं ना कार्डियो। ठीक है, कार्डियो से याद आ रहा है, मीन्स दैट हार्ट की बात हो रही है कहीं ना कहीं। किसकी बात हो रही है, कहीं ना कहीं हार्ट की बात हो रही है, दिल की बात हो रही है। तो भाई ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ, ठीक है, एकदम ताकत प्रोवाइड कराती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड स्टिमुलेट द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, बेसिकली ऐसी ड्रग्स जो कि इंक्रीज करती हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं ना उन्हें हम क्या बोलते हैं,
जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स के फोर्स इंक्रीज करती हैं, उसमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा ब्लड बेसिकली पंप होगा पूरी बॉडी में। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती हैं और ओवरऑल जो एक्टिविटी है हार्ट की उसको स्टिमुलेट करने का काम करती हैं ये ड्रग्स। दूसरी चीज़, द ड्रग्स विच गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू द एक्टिविटी ऑफ हार्ट और कॉल्ड कार्डियोटॉनिक्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि स्ट्रेंथ दें, ताकत दें या एनर्जी दें, किसको, हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, उनको हम बोलते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, कार्डियोटॉनिक्स। दो ड्रग्स इसके अंदर हैं, जैसे कि डिजिटैलिस है और यहाँ पर क्या है, अर्जुना है। ठीक, अब देखो यार, इसमें मतलब वही सब कुछ आपको इसमें याद कराने वाली कौन सी बात है, मैं आपको इसमें मतलब क्या चीज़ याद कराऊँ। बायोलॉजिकल सोर्स है, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं, किस प्लांट की, डिजिटैलिस पर्पूरिया की। इसमें कौन सी याद कराने वाली बात है। अब मैं सारी चीज़ों को अगर इनको पढ़ पढ़ के मैं आपको मतलब बताता रहूँगा तो यार वही 6-7 घंटे का लेक्चर बैठ जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अभी बहुत सारी सीरीज़ वगैरह कंप्लीट करनी है। ठीक, फैमिली इसकी क्या है, स्क्लोफोरिएसी फैमिली है, हमने उसके ट्री की वाली जो पीडीएफ थी उसमें हमने इसको जान लिया। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरीके से आपको इसके याद करने हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि डिजिटैलिस पर्पूरिया है तो वही सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताई थी वो सारे लगाकर यहाँ पर आप कुछ लगा सकते हो, और 2-3 अगर आप याद कर लोगे अच्छे से, जैसे कि मान लो यहाँ पर कुछ इजी हैं। ठीक है, जैसे डिजिटैलिस से आपको याद रख लेना है, डिजिटॉक्सिन है, कार्डिनोलाइड है, डिजिटॉक्सीजेनिन है, ये सारे के सारे मतलब 2-3 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी आप याद कर लेना, जिससे एग्जामिनर को ये नहीं लगे कि भाई सारे का सारा ट्रिक्स पर बेस है। ठीक है, ये भी। और थेरेपेटिक एफिकेसी में मैं आपको इसमें क्या याद कराऊंगा। ठीक है, मतलब आपको पता है यार ये जो ड्रग है डिजिटैलिस और अर्जुना, ये किस कैटेगरी में है, ये कार्डियोटॉनिक वाली कैटेगरी में है। तो जो उसकी डेफिनेशन में जो उसके यूजेस वगैरह हैं वो इसके यूज़ होंगे, तो सिंपल आपको इसमें लिख देना है। देखो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, द मेन यूज़ ऑफ डिजिटैलिस इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिजिटैलिस हैज़ यूरेटिक एक्शन भी इसका होता है और एनहेंस करता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को हार्ट मसल्स की। इसी तरीके से कार्डियक टॉनिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक ड्रग है देखो अर्जुना। ठीक है, अर्जुना किससे हमें ऑब्टेन हो रहा, प्लांट से, टर्मिनेलिया अर्जुना एक प्लांट है, इससे हमें ड्रग ऑब्टेन हो रहा। फैमिली है इसकी कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि अर्जुनिक एसिड, क्या, अर्जुनिक एसिड लग रहा है ना एकदम, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुजेनिन, अर्जुन ग्लाइकोसाइड्स, ये सारा कुछ। ठीक है, ये इस तरीके से आप मतलब लिख सकते हो ईजिली। ठीक है, और कुछ अपने मतलब थोड़ा सारा अगर आप पढ़ोगे ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नोट्स से, तो ईजिली आपको थोड़ा सारा आइडिया हो जाएगा यार हमें एग्जाम्स में लिखकर किस तरीके से आना है। ठीक है, अब थेरेपेटिक एफिकेसी में वही सारा कुछ आप लिख दोगे, जो बेसिकली जो फंक्शन है, मतलब कार्डियोटॉनिक की जो डेफिनेशन है वही सब यहाँ पर चिपका देना, काम बन जाएगा। अब थर्ड जो हमारी यहाँ पर कैटेगरी है वो है भाई कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स। ठीक है, कार्मिनेटिव्स एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स। कार्मिनेर का मतलब है टू क्लींस, यानी कि बेसिकली हमारी जो जीआईटी है उसकी ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, और गैसेस वगैरह जैसे बन जाती है ना, गैस बनती है पेट में, तो उसके बेसिकली ट्रीटमेंट में, उसको एक्सपेल वगैरह करने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट पेन और रिलाइविंग पेन इन द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन एंड एक्सपेल गैस और गैस फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट बाय पेरिस्टालसिस, यानी कि कार्मिनेटिव्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं ट्रीट करने के लिए, किसके इलाज के लिए, पेट दर्द के इलाज के लिए। ठीक है, रिलाइविंग पेन इन द स्टोमक, यानी कि जो हमारे पेट में जो दर्द होता है उससे राहत पाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इंटेस्टाइन से, और गैसेस वगैरह जो बनती हैं हमारे स्टमक में, जीआईटी में, तो उन गैस को एक्सपेल करने में बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है बाय पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। दीज आर द ड्रग्स विच प्रमोट एक्सपल्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि गैस वगैरह को एक्सपेल आउट कराने के लिए, यानी कि बाहर निकालने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। एंड गिविंग अ फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड कंफर्ट इन द एपिगैस्ट्रियम, में बेसिकली थोड़ा सारा कंफर्ट फील कराने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। दीज ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड प्रमोट प्रॉपर पेरिस्टालसिस। इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है इंक्रीज़ करने के लिए एब्जॉर्प्शन को, ताकि कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब एक तरीके से
एब्जॉर्प्शन जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कराने के लिए, और प्रॉपर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, उसको बेसिकली क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। अब इसमें वही जो हमारी बेसिकली जो घर में यूज़ होती है ना, मसाले वगैरह, स्पाइसेस जो खाने बनाने में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, धनिया है, इसी तरीके से इसमें फ़ेनल है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा इसमें, जैसे कोरिएंडर है, ठीक है, फ़ेनल है, सौंफ, इसी तरीके से कार्डामोम है, जायफल बोलते हैं इसे, ठीक है, इसी तरीके से जिंजर है, अदरक, ये आ जाएगा इसके अंदर, क्लोव है, लौंग बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक पेपर है, ठीक, काली मिर्च बोलते हैं शायद, ऐसा फोइटिडा हींग आ जाती है इसमें, इसी तरीके से नटमैग, जायफल, ओके, सिनामॉन, दालचीनी वगैरह होती है ये, और एस्ट्रिंजेंट्स, अच्छा ये नेक्स्ट कैटेगरी आ गई वो फिर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये ड्रग्स हैं। कार्डामोम का शायद मुझे थोड़ा सारे इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है, क्या बोलती हैं, इस पर नेट पर सर्च कर लेना है, ठीक है, क्योंकि दालें मसाले वगैरह हैं ज़्यादातर इस कैटेगरी में। तो नेक्स्ट जो हमारी देखो यहाँ पर इसमें कैटेगरी है ना, वो है कैटेगरी एस्ट्रिंजेंट्स, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट कौन सी ड्रग्स होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बेसिकली टिश्यूज़ को क्या कराती हैं, टिश्यूज़ को थोड़ा सारा सिकुड़ा देती हैं, कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर करा देती हैं, ठीक है। यानी कि एस्ट्रिंजेंट्स आर दी सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं विच कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यूज़ एंड मस्कुलर लिविंग फाइबर्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं ऑर्गेनिक टिश्यूज़ में, थोड़ा सारा उसको टाइट कर देती हैं, ठीक है, और मस्कुलर लिविंग फाइबर्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं। दे आर कैपेबल ऑफ अरेस्टिंग हेमोरेजिस, जो मतलब हेमोरेज यानी कि अगर कोई ब्लड कैपिलरी रैप्चर वगैरह होगा, इससे जो ब्लड वगैरह निकलता है, तो उसको रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कैपेबल होते हैं ये। एंड रिड्यूसिंग द सिक्रीशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ स्टोमक, और इसी तरीके से रिड्यूस करती हैं सिक्रीशन को, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टोमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, और इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन का जो है, ठीक है, बाय प्रेसिपिटेट, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर। एस्ट्रिंजेंट्स आर यूज एज स्टिप्टिक एंड एंटी डायरियल एजेंट्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। डायरिया के ट्रीटमेंट में भी बेसिकली एस्ट्रिंजेंट्स का यूज़ किया जाता है, और स्टिप्टिक के तौर पर, यानी कि आपने देखा होगा पान वगैरह शायद कभी अगर आपने खाया होगा, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पान में कत्था वगैरह, शायद कुछ कत्था वगैरह वो लगा कर देते हैं, ठीक है, कत्था, तो उसको जब आप पान खाते हो ना, तो थोड़ा सारा आपको लगता है जैसे आपके चीक्स हैं, आपके गाल हैं, वो अंदर से सिकुड़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइटनेस आपके आ जाती है, ठीक है। तो यही काम होता है, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रिंजेंट होता है, और वो थोड़ा सारा क्या करा देता है, मसल्स यानी कि जो एक तरीके से ऑर्गेनिक टिश्यूज़ वगैरह है ना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, जिससे ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। मतलब उसमें तो ब्लीडिंग का कोई एक तरीके से वो नहीं, बट एज अ मेडिसिनल यूज़ इसका ये है, ठीक। अब इसके अंदर जो कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि मायरोबैलन है, इसी तरीके से ब्लैक कैटेचू है, यानी कि काला कत्था, वही सारी चीज़ यहाँ पर आ गई, और पेल कैटेचू यानी पीला कत्था। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर कैटेगरी है वो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि नर्वस सिस्टम पर जाकर वर्क करते हैं। अब देखो सुनो, नर्वस सिस्टम थोड़ा सारा यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज़ आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी बॉडी से जोड़ रहा है, ऐसा नेटवर्क एक तरीके से, मतलब किस चीज़ का, किस चीज़ का, यानी कि मतलब पूरी बॉडी को जो कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वो क्या है भाई, पीएनएस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं नर्वस सिस्टम। द पीएनएस फर्दर डिवाइड इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, ठीक है। और जो पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो है एसएनएस यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी इच्छा पर बेस होता है, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है, जैसे कि आपके सांस का लेना, या आपकी बेसिकली इच्छा पर निर्भर नहीं है, ठीक है। आप अगर सो रहे हो तब भी मतलब ब्रीथिंग वगैरह होती रहेगी, डाइजेशन होता रहेगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन होता रहेगा किडनीज के थ्रू ब्लड का, तो ये सारा कुछ, ठीक है। तो फर्दर डिवाइड करते हैं इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रेगुलेटिंग सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल होता है यहाँ पर स्केलेटल मसल्स का, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस, जो कि रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट है, गट मोटिलिटी है, एक्सेट्रा। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसको फर्दर डिवाइड होता है। अब यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, किस में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, वर्क्स व्हेन बॉडी इज एक्टिव, यानी कि जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है तब ये काम करता है। दस इंक्रीज द हार्ट रेट एंड रेस्पायरेशन रेट, और इंक्रीज करता है ये हार्ट रेट को और रेस्पायरेशन रेट को, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक वर्क करता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, यार मैं आपको इसका एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, कोई डॉगी
या मान लो शेर या चीता आपके पीछे लग गया, ठीक है, आपके पीछे लग गया, तो आप क्या करोगे? जैसे ही आप उसको देखोगे, आप क्या करोगे? एकदम दौड़ मचा दो, एकदम दौड़। उस टाइम पर कौन सा यूज़ होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आंखें, ठीक है, फटी की फटी रह जाएंगी, मतलब, ठीक है, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से जो रुआ रुआ खड़ा हो जाएगा, ठीक है, मतलब पाइलो इरेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ग्लूकोज का फ़ौरन से पहले मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा, ब्रीथिंग आपकी तेज़ हो जाएगी, पसीने छूटने लगेंगे, ठीक है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपकी जो मतलब एक्टिविटी है ना, वो कई गुना तक बढ़ जाएगी और आपकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट हो जाएगी, और आपकी जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम पर एक्टिवेट हो रहा होता है। और अब जैसा आप नॉर्मल कंडीशन में आप बैठे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि वर्क करता है जब आप रेस्टिंग में होते हो, जैसा भी आप हो। ये डिक्रीज करता है हार्ट रेट को, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी को, ये सारी की सारी चीज़ें। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स यानी कि CNS एजेंट्स, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं दैट अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जो मेडिसिन वगैरह जाकर काम करती हैं हमारी ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड पर, ठीक है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं CNS, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स, ठीक है, CNS एजेंट्स। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस एंड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जितने मोस्टली फंक्शंस हैं वो बेसिकली कंट्रोल होते हैं किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है वेरियस ड्रग से, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनेस्थेटिक्स हैं, ठीक है, बेहोशी वाली दवाएं होती हैं इसके अंदर। एंटी कन्वर्जेंट्स हैं, ठीक है, एंटी कन्वर्जेंट यानी कि आपने देखा होगा बहुत से लोगों को मतलब एकदम दौरा सा पड़ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं एंटी कन्वर्जेंट, फार्माकोलॉजी वगैरह में आप इसे पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में। एंटी इमेटिक, उल्टी आने वाली, उल्टी से यानी कि अगर आपका दिल मचला रहा है, उल्टी आ रही है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, तो उससे बचाने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी पार्किंसन ड्रग्स, CNS स्टिमुलेंट जैसे कॉफ़ी वगैरह हो गई, ठीक है, मसल रिलैक्सेंट्स हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं जो कि पेन रिलीवर्स कहलाती हैं, ठीक है, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, NSAIDs, ठीक है, और कुछ सेडेटिव्स वगैरह, हिप्नोटिक्स वगैरह, नींद लाने वाली दवा, ये कुछ एजेंट्स हैं जो कि मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि हायोसाइमस है, ठीक है, इसी तरीके से बेलाडोना है, इसी तरीके से इफेड्रा है और ओपियम है। तो इसमें देखो मैं अगर पढ़ूंगा ना सारी चीज़ें तो वही बात 6 से 7 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, और वो इतना लेंथी लेक्चर मुझे रिकॉर्ड करना नहीं है, और ना आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, ना मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है वो है एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपर टेंशन समझ में आ रहा है ना कुछ? हाइपर टेंशन HAP में ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा हाइपर टेंशन, ठीक है, मीन दैट ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना। तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का यूज़ किया जाता है, जिन दवाओं को दिया जाता है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं क्या? एंटी हाइपरटेंसिव्स, ठीक है। द मेडिकामेंट गिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का यूज़ किया जाता है, जिन मेडिकामेंट्स को यूज़ किया जाता है, आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव्स, उनको हम एंटी हाइपरटेंसिव्स कहते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव्स आर दोज विच डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। एंटी हाइपरटेंसिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करती हैं। ऑन वन सच ड्रग इज़ रॉवोल्फिया, और इसी टाइप का एक ड्रग है रॉवोल्फिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ही ड्रग है बेसिकली एंटी हाइपरटेंसिव में, वो क्या है? रॉवोल्फिया है, ठीक है। तो रॉवोल्फिया इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? राइजोम जो है, ड्राइड रूट्स और राइजोम जो है रॉवोल्फिया सर्पेंटिया, ठीक है। इसकी जो ड्राइड राइजोम्स हैं, रूट्स वगैरह हैं, उससे ड्रग हमें आइसोलेट होता है। फैमिली इसकी एपोसाइनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वही सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है, जैसे अजमेलिन है, अजमेलिसिन है, सरपेंटाइन है, सरपेंटिनिन है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ना, देखो सरपेंटिया, इससे हमने क्या क्या बना लिया? सरपेंटीन बना लिया, सरपेंटिनाइन बना लिया, ठीक है। अजमेलिन है, अजमेलाइसिन है, रेजरपाइन है, रेजरमिक एसिड है, ये सारा कुछ मतलब आप अपने उससे याद कर सकते हो, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी की क्या होगी? बेसिकली वही ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। एंटी टशिव्स, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है? एंटी टशिव कैटेगरी है। एंटी टशिव्स आर दोज ड्रग्स विच प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कफ एंड एक्ट एज अ ब्रोंकोडाइलेटर। एंटी टशिव्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं रिलीफ, यानी कि खांसी के इलाज के लिए, खांसी से राहत पाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और एज अ ब्रोंकोडाइलेटर के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। यानी कि जो ब्रोंकाई है ना,
देखो ट्रैकिया जो डिवाइड होती है ना ब्रोंकाई में जाकर डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर वो आगे जाकर डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई जाकर डिवाइड होती है आगे टर्शरी ब्रोंकाई में। तो इसी तरीके से उसको डायलेट थोड़ा सारा फैलाने का काम करती है, जिससे आपको ईजिली सांस लेने में मदद करे हो, और जो मतलब एक तरीके से जो म्यूकस वगैरह सिक्रेशन है वो एक्सपेल आउट ईजिली हो पाए। ठीक है, तो एंटी टेशियस वो ड्रग्स होती हैं, वो दवाई होती हैं जो कि राहत पाने के लिए खांसी से जिनका यूज़ किया जाता है, और एज अ ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। दे स्टिमुलेट एंड एक्सपेल द ब्रोंकियल म्यूकस एंड सिक्रेशन एंड हेल्प इन द रिमूवल। ठीक है, जो बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में बलगम वगैरह बोलते हैं ना, म्यूकस है, ठीक है, और इसी तरीके से सिक्रीशंस वगैरह जो होते हैं तो उनको रिमूव करने के लिए, एक्सपेल आउट कराने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और इन्हें हम बोलते हैं एंटी टशिव ड्रग्स। मैं ये सोच रहा हूँ यार, जो मतलब वो जो वीडियो है ना, मतलब ट्रिक की जो वीडियो है उसको इसी वीडियो के बीच में कहीं पर चिपका दूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा सारा मतलब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये होता क्या है। ठीक है, तो ऐसा देखो मैं देखूंगा एडिटिंग वगैरह में जो है ना इसको बीच में चिपका दिया जाएगा, जिससे थोड़ा सारा आप इसी में मतलब पूरा उसको कंप्लीट कर लो, कहीं और इधर उधर भागने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक है, बट फिर भी देखना चाहो सेपरेटली तो उसे देख सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मिल जाएगा। जो ड्रग्स इसका अंदर है एंटी टशिव यानी कि खांसी के ट्रीटमेंट में, कफ के ट्रीटमेंट में जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उसमें है वसाका, ठीक है, टोलू बाल्सम, इसी तरीके से बस ये दो ड्रग्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी इसमें कैटेगरी है ना वो क्या है, एंटी रूमेटिक्स। एंटी रूमेटिक्स कैटेगरी, द ड्रग्स यूज टू रिलाइव और यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म आर नोन एज एंटी रूमेटिक्स। ठीक है, जोड़ों में दर्द होता है ना, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स पेन जो होता, तो उसके ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का हमें यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स। यानी कि रूमेटिज्म ये एक डिजीज़ है, इसके ट्रीटमेंट में, इसके इलाज में जिन दवाओं का, जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी रूमेटिक्स ड्रग्स। रूमेटिज्म क्या है, रूमेटिज्म कैरेक्टराइज बाय द सोरनेस एंड स्टिफनेस ऑफ मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में ऐठन वगैरह आ जाती है, एंड पेन इन जॉइंट्स, और जोड़ों में दर्द होता है, एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अर्थराइटिस वगैरह, गठिया वगैरह जो आ जाती है बेसिकली गाउटी अर्थराइटिस, तो उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है एंटी रूमेटिक्स का। अब इसमें जो ड्रग्स हैं कॉलकाइकम सीड है इसके अंदर, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी ड्रग है वो क्या है, एंटी ट्यूमर। ट्यूमर बोलते हैं कैंसर को, ठीक है, तो कैंसर के इलाज के लिए जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं ट्यूमर, एंटी ट्यूमर ड्रग्स। एंटी ट्यूमर ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एंटी ट्यूमर ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि ट्यूमर के या कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जाता है। द कैंसर और कार्सिनोजेनिक ग्रोथ इज़ एन एबनॉर्मल मास ऑफ न्यू टिश्यूज़ ग्रोइंग ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी। अब कैंसर क्या है भाई, या कार्सिनोजेनिक ग्रोथ जो होती है वो क्या होता है, देखो बेसिकली यार कैंसर मैं आपको कैसे बताऊं, फॉर एग्जांपल एक मस्सा होता है ना, मस्सा, ठीक है, आउट ग्रोथ हो जाना ना किसी चीज़ का, उसको हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब कैंसर वो घातक भी हो सकता, बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन यानी कि अभी इतना ज़्यादा अभी नुकसानदेह नहीं है, जैसे बहुत से लोगों का आपने देखा होगा मस्से हो जाते हैं, ठीक है, किसी का गाल पर मस्सा निकल आता है, किसी का गर्दन पर, ठीक है, तो मस्से निकल आते हैं ना, तो वो भी एक टाइप का कैंसर है, बट वो घातक नहीं है, बेनाइन ट्यूमर है। ठीक है, उसमें भी तो क्या हो रही है, सेल्स की आउट ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ नहीं होनी चाहिए थी फिर भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आउट ग्रोथ हो रही है, तो उसी को तो हम बोलते हैं ना कैंसर, यानी कि एब नॉर्मल ग्रोथ होती रहना सेल्स की, उसे क्या बोला जाता है, कैंसर बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है विनका वगैरह, जैसे सदाबहार बोलते हैं विनका को, तो ये ड्रग इसके अंदर आ जाती हैं, पोडोफाइलम वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी कैटेगरी है वो है एंटी डायबिटिक्स। तो एंटी डायबिटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जाता है, यानी कि शुगर जिन पेशेंट्स को हो जाती है उसके इलाज में इनका यूज़ किया जाता है। द सब्सटेंसेस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे ड्रग्स या ऐसी दवाइयाँ जो कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, इसके इलाज में जिनका यूज़ किया जाता है आर नोन एज एंटी डायबिटिक्स, उन्हें हम एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स बोलते हैं। डायबिटीज़ क्या है भाई, डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाना, बेसिकली उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो है उसकी एंट्री नहीं हो पाती सेल्स के अंदर, किसकी कमी से, एक हार्मोन जिसको बोलते हैं इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की एंट्री नहीं हो पाती है किसके अंदर, सेल के अंदर। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। डायबिटीज़ इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की ऐसी इनएबिलिटी टू यूटिलाइज ग्लूकोज, ताकि कि वो क्या नहीं कर पाती, हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाती, ड्यू टू फेलियर ऑफ पैनक्रियाज, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो फेल हो जाती है टू सिक्रीट इंसुलिन, यानी इंसुलिन जो हार्मोन है
वो बेसिकली निकालने में असक्षम हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं निकल पाता, बहुत कम अमाउंट में निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब गेट्स वगैरह हैं ना, जो चैनल्स वगैरह हैं सेल्स के, वो ओपन नहीं हो पाते, और जब वो ओपन नहीं होते तो ग्लूकोज उसके सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो इसके इलाज में जिन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स। इसके अंदर आते हैं आपका टेरोकार्पस, ठीक है, जिमनेमा, बस। ठीक है, ये दो दो ड्रग्स आपको इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी कैटेगरी है वो क्या है, डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बेसिकली पेशाब लाने वाली या यूरिन लाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं हम बोलते हैं डायूरेटिक्स। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस डायूरेसिस मीन्स इंक्रीज इन द फ्लो एंड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी आर नोन एज डायूरेटिक्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोड्यूस करते हैं डायूरेसिस, यानी कि पेशाब लाने वाला, ठीक है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, डायूरेसिस को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं फ्लो को और प्रोडक्शन को यूरिन के, किडनी के थ्रू। मतलब क्या होता है कि किडनी के थ्रू यूरिन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होना और उसका फ्लो जो है इंक्रीज़ होना, यानी कि पेशाब लाने वाली दवाइयाँ जो होती हैं बेसिकली जब पथरी वगैरह हो जाती है ना, किडनी स्टोन्स वगैरह हो जाते हैं, गुर्दे में पथरी वगैरह हो जाती है, तो उसमें इन ड्रग्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिससे ईजिली जो स्टोन्स वगैरह हैं वो निकल जाएँ घिस घिस कर। ठीक है, तो इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है गोखरू, ठीक है, पुनर्नवा, तो ये ड्रग्स हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर कैटेगरी है वो है एंटी डिसेंट्रिक कैटेगरी। एंटी डिसेंट्रिक यानी कि डिसेंट्री एक कंडीशन है, ठीक है, इसके इलाज में जिस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स। द टर्म डिसेंट्री, पेचिश इसको बोलते हैं, पेचिश डिसेंट्री को, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये जो वर्ड है मीन्स दैट डिस का मतलब होता है बैड या डिफ़िकल्ट, और एंट्रॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन। मीन्स दैट इन डिसेंट्रिक कंडीशंस इसमें क्या होता है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलोनिक म्यूकोसा, ठीक है, कोलोनिक म्यूकोसा में सूजन आ जाती है, यानी कि जो कोलोन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसकी जो म्यूकोसा है उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, विच लीड्स टू द पैसेज ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, जिससे क्या होता है कि कुछ ब्लड और म्यूकस वगैरह वो आता है किसके साथ में, पॉटी के साथ में, ठीक है, फेसिस के साथ में, फीकल मैटर के साथ में। द ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री, जो डिसेंट्री के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी डिसेंट्रिक ड्रग्स। डिसेंट्री क्या है, डिसेंट्री इन्फेक्शन हो जाना इंटेस्टाइन का, जो कि आगे चलकर और मतलब कॉज करा सकता है डायरिया, जिसमें पॉटी के साथ में ब्लड और म्यूकस आ सकता है, ठीक है, पेचिस जिसको आम भाषा में बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है इपेक्वाना। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारी कैटेगरी है वो है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स दोनों का काम एक ही है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का इनका काम है। अब सर इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो एंटीसेप्टिक जो है ना वो जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऐसा मान के चलो, जैसे आप, ठीक है, तो आप पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको किल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। वहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक रिंग लाइट है, ठीक है, तो इस पर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको अगर मुझे किल करना है तो मैं एंटीसेप्टिक का यूज़ नहीं करूँगा, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करूँगा। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे फर्श, एक तरीके से जो फ्लोर वगैरह होता है उसको साफ़ करने वाले जो होते हैं ना, जैसे कैसे बताऊँ यार मैं आपको, डिटॉल वगैरह भी आती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो वो बेसिकली डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जिससे जो फर्श वगैरह पर जो बैक्टीरिया हैं, या माइक्रोब्स हैं, उनको किल करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक्स आर दी केमिकल स्टरलाइजिंग सब्सटेंसेस, यानी कि केमिकल्स होते हैं, स्टरलाइजिंग सब्सटेंस होते हैं, विच आर यूज टू किल द पैथोजेनिक माइक्रोब्स, को किल करने के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ देयर ग्रोथ, ताकि उनकी ग्रोथ ना हो सके। एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन, पर इनको अप्लाई किया जा सकता है, जैसे बीटाडीन क्रीम वगैरह होती है ना, इस तरीके से आफ्टर बर्न्स के बाद में, या कहीं पर जल गया या कहीं पर कुछ घाव वगैरह है तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। और दे आर अप्लाइड टू द इंटेक्ट स्किन, और स्किन पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है बिफोर सर्जिकल ऑपरेशन से पहले, जैसे स्प्रिट वगैरह हैं, ठीक है, बीटाडीन वगैरह, ये सॉल्यूशंस वगैरह हैं, ठीक है, या इंजेक्शन से पहले जो मतलब पहले जो स्किन है उसको थोड़ा सा क्लीन करती है ना, तो जिससे क्लीन करती है वो क्या है, एंटीसेप्टिक है, ठीक है, यानी कि सेप्सिस से बचा रहा है, यानी कि मीन्स दैट वहाँ पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाए उससे बचा रहा है। अब जो टर्म है ना डिसइंफेक्टेंट, इंडिकेट करता है डिस्ट्रक्शन और टू मेक द सरफेस फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करने के लिए, उनके डिस्ट्रक्शन में, या उनको सरफेस फ्री बनाने के लिए, बेसिकली किसी सरफेस को उनसे फ्री बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। द सब्सटेंस विच किल द बैक्टीरिया एंड देयर स्पोर्स
ऑन नॉन लिविंग सरफेसेस, यानी कि नॉन लिविंग सरफेस पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनके जो स्पोर्स हैं, उनके जो अंडे हैं, उनको बेसिकली किल करने के लिए जिन बेसिकली सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। एज़ फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एपरेचर्स, जैसे अगर आपकी कभी ड्यूटी वगैरह लगेगी ना ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, ओटी में, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको स्टरलाइज किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है, ऑटोक्लेव वगैरह में। तो उसके लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता है, सिंपल सी बात है। एंटीसेप्टिक्स एक्ट करते हैं लिविंग पर, डिसइंफेक्टेंट एक्ट करते हैं नॉन लिविंग सरफेस पर, सिंपल सी बात है। इसके अंदर जो कुछ ड्रग्स हैं जैसे बेंजोइन है, मिर है, ठीक है, नीम है, इसी तरीके से टर्मरिक है, हल्दी है, तो इसके अंदर कैसी होती हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है, एंटी मलेरियल कैटेगरी, यानी कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में जिन ड्रग्स का यूज़ करना है। एंटी का मतलब है अगेंस्ट, मलेरिया के अगेंस्ट अगर मलेरिया के ट्रीटमेंट में जिस ड्रग का यूज़ करना है तो क्या बोलेंगे, एंटी मलेरियल बोलेंगे। एंटी डायबिटिक कब बोलेंगे, जब डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में किसी ड्रग का यूज़ करना है। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है, नाम में सारे कोई डेफिनेशन लिखी हुई है। तो दीज आर दी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ऐसी ड्रग्स होती हैं विच आर यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में उसके इलाज के लिए जिनका यूज़ किया जाता है। द डिजीज़ मलेरिया जो डिजीज़ है शो करती है पीरियडिक सिम्टम्स, जैसे कि शिवरिंग यानी कि ठंड लगना, बुखार आना, फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ठीक है, पसीने आना। द डिजीज़ कॉजिंग स्पीशीज़ गेट इन्फेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को। बेसिकली जो मच्छर होता है ना, फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफिलीज, उसके काटने से वो क्या होती है, कुछ स्पोरोजॉइट्स वगैरह प्रोड्यूस हो जाती है। पूरी एक साइकिल है, आपने पढ़ी होगी क्लास 12 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। ड्यू टू बाइट ऑफ फीमेल्स ऑफ दी सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ एनाफिलीज, मॉस्किटो की जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, उसके काटने से, फीमेल मच्छर जो होता है ऐसा मान के चलो, उसके काटने से मलेरिया हो जाता है। और उसके ट्रीटमेंट में जिन दवाओं का हम यूज़ करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स। इसमें जो ड्रग्स हैं वो है सिंचोना, आर्टिमेसिया, ठीक है, बस यही चीज़। ऑक्सीटोसिक्स क्या होती हैं, ऑक्सीटोसिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पार्चुरेशन में मदद करती हैं, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी में ये यूज़ की जाती हैं। यानी कि एक तरीके से दो सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट एंड हैव एन स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन यूट्राइन मसल्स, जो कि स्टिमुलेट करती हैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन इनका होता है किस पर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पर। बेसिकली यूट्राइन मसल्स में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, जिससे इजीली बेबी बाहर आ जाता है, उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो उसमें जिन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिक ड्रग्स। बाय डूइंग सो देयर दीज मेक डिलीवरी ईजी इन द वुमेन्स, ठीक है, डिलीवरी इसमें ईजी हो जाती है, ठीक। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो एर्गॉट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। विटामिन्स क्या होती हैं भाई, विटामिन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, बेसिकली नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ वगैरह को मेंटेन करने में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल एंड माइन्यूट क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये हमें चाहिए होते हैं, टू मेंटेन द ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और जो मेटाबॉलिज्म है उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, और सर्व एज बिल्डिंग मटीरियल, विटामिन जो है एज एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करती है और ना ही बिल्डिंग मटीरियल के तौर पे, जैसे प्रोटीन वगैरह हमारी मसल ग्रोथ में मदद करती है ना, इस तौर पे विटामिन कोई काम नहीं करते, ठीक है। बट दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी टू मेंटेन प्रॉपर हेल्थ, लेकिन ये क्या करती हैं, रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमारी बॉडी के, हमारी जो प्रॉपर हेल्थ है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। विटामिन समझ में आ गए। इसका एग्जाम्पल है कॉड लिवर ऑयल और इसी तरीके से शार्क लिवर ऑयल, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स एक टाइप के बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि जो रिएक्शंस वगैरह हमारी बॉडी में हो रही हैं उसको क्या करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बेसिकली इनका ये काम होता है। एंजाइम्स आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप और मैं, ठीक है, हमारे अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। दे एक्सेलरेट बायोकेमिकल प्रोसेस, एक्सेलरेट करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को विदाउट देम सेल्फ यूज़ इन द रिएक्शन, बिना रिएक्शन में यूज़ हुए, ठीक है, क्या कर देते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें एक्सेलरेट कर देते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दे आर प्रोटीनस इन नेचर एंड वाटर सॉल्युबल एंड एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ओनली 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये प्रोटीन के होते हैं बने हुए, बेसिकली प्रोटीनस होते हैं नेचर में, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं और एक्टिव होते हैं, काम करते हैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, 35 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है इनका, इस पर ये वर्क करते हैं, एक्टिव रहते हैं। देयर एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम पीएच, अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाए या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें ये इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते, इनकी एक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे पपाया है, ठीक है, डाइस्टेज है, ठीक है, पैनक्रिएटिन है और इसी तरीके से ईस्ट है।
तो ये एग्जाम्पल्स हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स वो है जिनका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती बट दवाई बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स विच हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू, जिनमें बहुत कम, ना के बराबर या बिल्कुल थेरेपेटिक वैल्यू नहीं देते, बट आर एसेंशियली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, यानी लेकिन वेरियस फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इनका यूज़ किया जाता है। ये कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स बोलते हैं। दे मे बी कलरिंग एजेंट ये हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट हो सकते हैं, ऑइंटमेंट्स हो सकते हैं, लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, डाइलुएंट्स हो सकते हैं, वेहिकल्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 3 है ना हमारा फार्मास्यूटिक्स में, उसका ये प्रॉपर एक चैप्टर है, तो उसका अंदर ये इसको प्रॉपरली डिटेल में मैंने समझा रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग्स हैं वो है केवलिन, लैनोलिन, बीजवैक्स और एकेशिया, इसी तरीके से ट्रेजाकंथ, सोडियम एल्जिनेट, अगर, और इसी तरीके से ग्वारगम और जिलेटिन, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट और जो लास्ट हमारी इसमें कैटेगरी है वो है क्या है? मिसलेनियस कैटेगरी। अब जो मतलब ड्रग्स ऐसे हैं जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठे, उसको हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। ऐसे ड्रग जो कि किसी कैटेगरी में फिट बैठ ही नहीं रहे थे, उनको हमने एक कैटेगरी बना दी मिसलेनियस, उसमें हमने उसको ऐड कर दिया। द केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, वो केमिकल्स या केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ इन द रिसर्च, जो कि रिसर्च में यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड सेटिंग में बेसिकली इनमें यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, हाउस होल्ड घरेलू वगैरह जो चीज़ें हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। इंक्लूडिंग हेयर आर दी स्पेसिफिक ड्रग प्रिपरेशंस, ठीक है, और स्पेसिफिक ड्रग प्रिपरेशंस में जिनका यूज़ किया जाता है, एज वेल एज द सब्सटेंसेस, इसी तरीके से इसके साथ साथ वो सब्सटेंसेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में और स्टेबलाइजिंग में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की, ठीक है, और एग्रीकल्चर एजेंट्स में जिनका यूज़ किया जाता है उन्हें हम बोलते हैं मिसलेनियस, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? स्क्विल, गाल्स और अश्वगंधा, तुलसी, गुगुल और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आकर आपका चैप्टर 5 हो जाता है एंड सुपीरियर लेवल से बहुत बढ़िया तरीके से हमने पूरे चैप्टर 5 की जितनी भी कैटेगरीज थी उसको यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरीके से फैमिली की ट्रिक्स, फैमिली को याद करने की ट्रिक्स, और क्या याद करने की? फैमिली याद करने की ट्रिक्स, और आपकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स याद करने की ट्रिक, और यूज़ लिखने की ट्रिक, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी और प्रॉपर पूरा चैप्टर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। बट देखो 63 ड्रग्स हैं, 19 कैटेगरीज़ हैं, उनमें 63 ड्रग्स हैं, टेंशन लेना मत। सारी चीज़ों को 2-3 बार अच्छे से अगर आप समझ लोगे तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर मतलब काफ़ी मार्क्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर 5 से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपने डे 6 में, जिसमें हम आपका जो चैप्टर 6 है प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर 6 को हम डे 6 में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।